से स्टार्ट किया कि किसी भी स्टूडेंट को, इन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज एंड ईमेल के ज़रिए से बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमें समझना है, तो हम उनको समझा देते हैं। आज हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि उनको कूलम्स लॉ समझना है। बेसिकली ये सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की। हम सेकेंड ईयर के हिसाब से करवा रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ओ ए लेवल्स एंड मैट्रिक में भी वही लॉ है, और देखा जाए तो ये इंटरनेशनली भी सिमिलर लॉ है, तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कूलम्स लॉ होता क्या है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा समझाने की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए कि मैं अच्छा समझाने वाला बन जाऊँ। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आप अच्छे समझने वाले बन जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने और समझाने के लिए दोनों का यानी वाइज होना लाजमी है। अगर दोनों इस विलिंग पर हों, समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी, तो पॉसिबिलिटी से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझने से पहले कूलम्स लॉ है कि चीज़ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करता है। कूलम्स लॉ बेसिकली, कूलम्स लॉ कूलम के नाम से साइंटिस्ट है, इसके नाम से कूलम्स लॉ। बेसिकली उन्होंने ये डिस्कवरी की थी, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि ये स्टेटमेंट बताए, उन्होंने ये डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये नतीजा निकाला था। बेसिकली कूलम्स लॉ है स्टैटिक चार्जेस के ऊपर, ठीक है। जितने भी स्टैटिक चार्जेस हैं यानी मूव नहीं करते हैं, उन चार्जेस के ऊपर ये लॉ है। बेसिकली ये लॉ कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स क्या होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी। इसी तरह से अगर डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, कम हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये बता रहा होता। जैसा कि हम नॉर्मली अपने घर में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को कहते हैं ये यार ट्रांसफार्मर के करीब नहीं जाना, मेरे ट्रांसफार्मर के करीब नहीं जाना। इसकी वजह ये है कि आप करीब जाएंगे तो मैं भी क्या कहते हैं, या वायर के करीब जाते हैं या हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको करंट लगे या कुछ लगे। यहाँ मैं करंट नहीं समझा रहा, ठीक है। यहाँ मैं कूलम्स लॉ समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी तरह से मैग्नेट की बात करें, क्योंकि मैग्नेट से तो हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं कि मैग्नेट है क्या और क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ तो हम देख लेते हैं बाद में, लेकिन ये है कि खेलते हुए आते हैं। इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सपोज़ करते हैं अगर दो मैग्नेट आपके पास मौजूद हैं, उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान अगर बड़े हों मैग्नेट्स, ठीक है, उनके साइज़ में अगर मैग्नेट्स अगर बड़े हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी या रिपल्जन ज़्यादा होती है। अगर छोटे हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन क्या होती है, कम होती है। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये नई डिस्कवरीज़ अलग अलग हैं, तो फिर उसी हिसाब से नई डिस्कवरीज हम देखेंगे वो मैग्नेट समझाते हुए, लेकिन हमें ये बचपन से ही ये फील करते हुए आ रहे हैं। तो कूलम्स लॉ भी ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन इज बिटवीन टू चार्जेस। किसी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कहता है, सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में कंसीडर के बगैर गुजारा नहीं चलता, तो आइए कंसीडर करते हैं। कंसीडर करके समझते हैं। मेरे पास चार्ज है Q1 एंड चार्ज Q2 है। दो तरह के चार्जेस मौजूद हैं मेरे पास। मैं एज्यूम करता हूँ इनके क्या कहते हैं, ये नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ बात करें किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की बात करें, तो क्या होगा, मुझे नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसीडर नहीं करूँगा, वो बाद में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चार्ज है मेरे पास और दूसरा चार्ज है, ये वाले चार्जेस हैं। अगर इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, कूलम्स लॉ कहते हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर छोटे हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। कहता ये पहला स्टेटमेंट है। अगर मैं लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है।
ये मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, दोनों चार्जेस के Q1 एंड Q2 के फॉर्म में मैंने लिख दिया। सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलम्स लॉ दूसरा स्टेटमेंट कहता है उन दोनों के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के, सेंटर ऑफ चार्जेस। यानी हम डिस्टेंस अगर ले लें तो क्या होगा, ये डिस्टेंस है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, r ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से होगी, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ देख लीजिएगा मैंने लिखा है स्क्वायर के क्या होगी आपके पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर मैं लिख लूँ कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। अगर मैं अल्फाज अगर चेंज करके पढ़ लूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, यानी इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर खाली डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि 1 में आ रहा। सही है। ये मेरे पास, मैं एज्यूम करता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, ये एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों के इन्वर्सली है और इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं, F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मैंने लगा दिया, और ये मेरे पास है Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को हटाकर नॉर्मली हम कांस्टेंट लगाते हैं, कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ये कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। F इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे, के ई भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, डिपेंड करता है क्योंकि हमारे कोर्स की बुक में के लिखा हुआ तो हम के लिख देते हैं, ठीक है। R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, सही है। के बेसिकली कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, हम क्या कहते हैं, निकालेंगे भी, कैलकुलेट भी करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह फिर हम आगे देखते हैं, आगे स्टेप्स में मैं आपको करवाता जाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ के बराबर होता है किसके, 9 एक्सपोनेंशियल 9 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे अगले स्टेप में इंशाल्लाह। तो ये है कूलम्स लॉ। अब मैं कूलम्स लॉ को दोबारा मैं लिख लूँ यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू के Q1 एंड Q2 अपॉन क्या आपके पास R स्क्वायर है, सही, ये R स्क्वायर मौजूद है, आई एम सॉरी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये फोर्स बेसिकली किस में है, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बात की है और हमने वेक्टर फॉर्म में फोर्स को नहीं लिया है। अब हम वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स क्या होगा, किस तरह से हम फोर्स ले सकते हैं। एज्यूम करते हैं, दोबारा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे पास है Q2, ठीक है। ये चार्ज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं Q2 ले लेता हूँ और इस जगह पर मैं लेता हूँ चार्ज Q1, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, मैंने दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने लेना है R डिस्टेंस लेना है। मैं एज्यूम करता हूँ R12 कर देता हूँ। अब मैं 1-2 क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा अभी, देख लीजिएगा। हमें एज्यूम करते हैं कि जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से फोर्स लग रही है किसके ऊपर, चार्ज Q2 के ऊपर। मैं अगर कह दूँ तो क्या, फोर्स एक्टिंग होना चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हमने बोल तो दिया, अब लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका है कि हमारे पास F12 फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मैंने कह दिया कि फोर्स लग रही है किसके ऊपर,
चार्ज 2 के ऊपर लग रही है, किसकी वजह से? चार्ज Q1 की वजह से लग रही है, ठीक है। इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? अब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? K Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R12 कर दिया मैंने, सही है। R1 माइनस 1 R2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंबाइन करके R12 का स्क्वायर कर दिया, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R12, यह वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये है फोर्स लग रही है किसके ऊपर? फोर्स लग रही है किसके ऊपर? फोर्स लग रही है चार्ज Q2 के ऊपर लग रही है, चार्ज Q1 की वजह से। तो मैंने ये इस तरह से लिख दिया। अब दूसरा देखिएगा, अगर ये फोर्स लगे किसकी वजह से? चार्ज Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, एक की वजह से दूसरे पर फोर्स लग रही है, तो डेफिनेटली दूसरे की वजह से एक के ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो हम लिखेंगे कैसे? अगर मैं कह दूँ चार्ज एक्टिंग ऑन अ चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो कैसे लिखेंगे? F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? R12 स्क्वायर, ठीक। R क्या होगा? 12 नहीं, R12 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे 21 लिखेंगे, सही है। R क्या हो जाएगा? 21 और R21 होगा, सही है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन हमारे पास हमने लिख दी, क्योंकि ये फोर्स लग रही है किसके ऊपर? इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ 3 का, ठीक है। ऑलरेडी 1 2 दे चुके हैं नाम, तो ये मैं 4 का नाम दे देता हूँ, सही है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने एक और बात अच्छी तरह से समझना है, मैं आपको ये बताते चलूँ कि सपोज करते हैं दो वेक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, वेक्टर A एंड B, ठीक है। वेक्टर A एंड B क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सही है। अगर दो वेक्टर्स को हम देखना चाहते हैं, वेक्टर A से B की तरफ देखते हैं, ठीक है। हम बात करें वेक्टर A टू B, फिर हम B टू A आते हैं। मैं पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा हूँ, फिर पॉइंट किससे? B से पॉइंट A आ रहा हूँ। तो क्या होगा? डेफिनेटली डिस्टेंस किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि यानी A से B जा रहे हैं, हम लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम क्या होंगे? B से A आएंगे। जब B से A आएंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ये नेगेटिव सिंबल से शो करेगा। यानी मैं कह दूँ अल्फाज बदल कर, R21 जो वेक्टर फॉर्म है इज इक्वल्स टू R12। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 2 से 1 है और इसकी डायरेक्शन 1 से 2 है। यानी ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे बराबर हो सकते हैं। इसकी वजह ये कि कंडीशन ये है कि अगर मैं माइनस साइन लगा लूँ यहाँ पर, तब क्या पॉसिबल है? तब पॉसिबल है ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड डिफरेंस की वजह से, यानी अपोजिट की वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं इक्वेशन नंबर 4 में एक काम कर लेता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास, ठीक है। 4 में मैं एक काम कर लेता हूँ, F4 मेरे पास थी जस्ट 2 1, ठीक है। 2 1 इज इक्वल्स टू K Q2 Q1 डिवाइडेड बाई R21। तो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं माइनस साइन R12। कोई गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? क्योंकि ये दोनों 2 1, यहाँ पर जो 2 1 है, ये 2 1 बराबर होगा किसके? माइनस साइन R1 के बराबर होगा, सही है। तो इसलिए मैंने इसे मैंने क्या ऐड कर दिया? इसे मैंने ऐड कर दिया, माइनस साइन ऐड कर दिया, समझे? तो अब दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल्स टू K Q2 Q1 अपॉन क्या होगा? R21। माइनस साइन में पहले लेकर आता हूँ, ठीक है। माइनस साइन अगर मैं पहले ही लेकर आ जाऊँ तो क्या होगा? ये माइनस मैंने पहले लिख दिया, मैं लिख देता हूँ R12, ठीक है।
अब क्या होंगी ये वाला पार्ट, अब देखिएगा ये वाला पोर्शन, इक्वेशन नंबर, ये जो पोर्शन है ये इक्वेशन नंबर 3 के इस पोर्शन के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 5 के राइट हैंड साइड को कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो बनेगा क्या, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन से दोनों एक राइट हैंड साइड पर दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कंपेयर हो जाएंगे। कंपेयर होंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, F21 इज इक्वल्स टू माइनस साइन F12 के बराबर होगा। सही है, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, ये पोर्शन था, और ये इसके बराबर है, ठीक है, इस पूरे के बराबर है। तो क्या होंगे, आपस में कंपेयर हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, कटेंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला। अब देखिए इस मामले को गौर से इसको देखते हैं तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही होती है। इसको देखने से हमें समझ में ये आ रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है। यानी अगर कोई बंदा किसी के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो भी अपोजिशन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर आप सपोज करते हैं किसी को मारते हैं, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप सपोज करते हैं किसी को मारते हैं तो वो क्या कहते हैं, उल्टा आपके ऊपर भी मार सकता है, ठीक है, मारेगा, ये मतलब अपोजिशन है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ यहाँ पर ये फॉलो कर रहा होता। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ और इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पार्टिकल्स की बात हो रही है और यहाँ पर ये चार्ज की बात कर रहा, ठीक है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, K Q1 एंड Q2, ठीक है। ये हमने ये न्यूटन का कूलम का लॉ है, ठीक है। कूलम का स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस K की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ देखिएगा ये जो R है दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा दीजिएगा, तो क्या बनेगा, FR² इक्वल्स टू K Q1 एंड Q2 डिवाइड नहीं होगा, ये कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ये मुझे R12 नहीं चाहिए, Q1 Q2 नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट करवा देता हूँ दूसरी साइड पर। तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, FR² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Q1 एंड Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, K हो जाएगा। सही है, ये बना। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करके लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू FR² अपॉन Q1 एंड Q2। अब आपके पास इस K को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, K को डिफाइन करने का तरीक़ाकार क्या है, अगर हमारे पास R बराबर हो जाए किसके, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बराबर हो जाए किसके, 1 मीटर के बराबर हो, ठीक है। और इसी तरह से चार्ज Q1 बराबर हो जाए किसके, चार्ज Q2 के, और ये बराबर हो जाए 1 कूलम के। तो उस वक्त अगर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो, और उन दोनों क्या कहते हैं चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो, 1 कूलम के बराबर हो, तो उस वक्त उन दोनों चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन जो होगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो K के बराबर होगा। यानी K हमारे पास यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके, K इज इक्वल्स टू F1² अपॉन क्या होगा, Q1² एंड Q नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा चीज़ 1 एंड 1, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, F के बराबर हो जाएगा। यानी हम सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू F होगा। ये कब की बात, कब की बात है, ये उस वक्त की बात होगी जब डिस्टेंस 1 मीटर हो और चार्ज 1 कूलम हो, तो तब की कंडीशन ये बनती है। चाहिए, अगर हम इसमें अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यूनिट
के का यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, के बराबर किसके है, के बराबर है एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या है आपके पास Q1 एंड Q2 आपके पास बराबर है, सही है। तो अब अगर देखें तो एफ हमारे पास क्या है, बेसिकली फोर्स है, फोर्स होगा तो न्यूटन होगा, ठीक है। इसी तरह से आर हमारे पास क्या है, मीटर है, डिस्टेंस है तो मीटर होगा, मीटर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कूलम एंड कूलम, सही। तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हम के लिख सकते हैं, यानी के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट हमारे पास होगा, यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सही। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं के की वैल्यू क्या होगी, यूनिट तो हमने निकाल लिया, अब के की वैल्यू क्या होगी। के बराबर होता है बेसिकली, के की वैल्यू के बराबर होता है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, सही है। ये एप्सिलॉन नॉट हम बात करते हैं फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस का मतलब है कि दोनों चार्जेस के दरमियान कोई यानी मीडियम ना हो। अब मीडियम यहाँ पर नॉर्मली बात की जाती है, वो मीडियम कोई ऐसा हो कि जो अट्रैक्ट और रिपेल ना कर रहा हो, ठीक है, दोनों चार्जेस को। तो हम इसको कहते हैं नॉर्मली, यानी कोई प्लास्टिक हो सकता है, कुछ और चीज़ हो सकता है, तो ये इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो ये बेसिकली मीडियम को शो कर रहा था, मीडियम ना हो, कोई मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डिस्टेंस वो ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है हमारे पास 8.86 एक्सपोनेंशियल -12 होता है। इसका यूनिट है फेराड पर मीटर, सही है। तो इसका यूनिट ये बनता है फेराड पर मीटर, इसका यूनिट है। तो आइए हम देखना चाह रहे हैं कि अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। के इक्वल्स टू 1/4 पाई एंड 8.86 एक्सपोनेंशियल -12। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तकरीबन 9 अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा 10 तो यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है। तो के की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के बराबर क्या होगा 9 एक्सपोनेंशियल, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इसका यूनिट है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक हो, यानी डाइलेक्ट्रिक का मतलब कोई मीडियम अगर हम रखें इन दोनों के दरमियान, तो मीडियम अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मीडियम रखने से फोर्स जो बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, सही है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सही। अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं, ये वाली इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और उसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें, इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर मैं प्राइम लगा देता हूँ, क्योंकि फोर्स क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको, सही है। इक्वेशन क्या कहते हैं, वो हमारे पास है, इक्वेशन 1 हमारे पास है F, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सही है। तो ये पोर्शन इस पोर्शन से कट जाएगा, ठीक है, और ये भी इससे कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ये F डैश प्राइम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, सॉरी एप्सिलॉन आर के बराबर होगा, सही है।
तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख लूँ तो क्या होगा, एफ प्राइम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर भी कर दीजिएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, यानी हम सिंपल कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सही है। तो एप्सिलॉन आर बराबर किसके हो जाएगा, एफ अपॉन एफ प्राइम के बराबर होगा। अब देखिएगा ये भी एफ है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है, और ये भी फोर्स है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो F1 है, F प्राइम है, सॉरी F प्राइम जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू कम होगी और F की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिल जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, सही है, यानी 2, 3, 4 जो भी इसकी वैल्यू बनती है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सही है। ये था कूलम्स लॉ, और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो कूलम्स लॉ के बाद अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस अगर समझने हैं, यानी न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इंशाल्लाह फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए भी वो चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल करें, टेक्स्ट मैसेज करें, तो इंशाल्लाह हम आपको उसमें कंटिन्यू करेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी इस फ़ायदे को यानी फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।